गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के व्यष्टि अर्थशास्त्र से टॉपिक नंबर 5 को जानकी के रूपरेखा। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी टॉपिक 1 से लेकर के 4 तक आप लोगों को समझा चुकी हूँ। सो अगर आप लोग टॉपिक 5 को समझते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैप्टर को एक सीक्वेंस में लेकर के चलें, मीन्स कि इसको टॉपिक वाइज समझें। तो देन पहले आप 1 से लेकर 4 तक देखें, उसके बाद ही टॉपिक 5 को समझें। तो आज हम पढ़ेंगे जानकी की रूपरेखा। सो जानकी की रूपरेखा में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जन्म दर, मृत्यु दर। जन्म दर क्या होता है? जन्मे बच्चों की संख्या। मृत्यु दर क्या होता है? जितने लोग मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं उनको मृत्यु दर कहा जाता है। इसके बाद हम समझेंगे शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि 1000 बच्चों में से जो 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं, 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे जितने भी हैं उन बच्चों के मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ 3rd पॉइंट जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स कि एक व्यक्ति के जीने की संभावना कितनी है। सो ये सब हम समझेंगे, जिसमें हम कंपेयर भी करेंगे प्रेजेंट का पास्ट से। सो अगर हम ब्रिटिश शासन से ही देखें तो जानकी की रूपरेखा बहुत अच्छी नहीं थी। ये एक तरीके से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन और गतिहीनता की निशानी थी। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि जानकी की रूपरेखा क्यों अर्थव्यवस्था में गतिहीनता और पिछड़ेपन की निशानी थी। सो यहाँ हम समझते हैं विद रीज़न। जन्म दर, जन्म दर क्या होता है? बच्चे जन्मे बच्चों की संख्या। और मृत्यु दर क्या होता है? जितने भी लोग मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा ऊंचे थे, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अनबैलेंस था। तो यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ऊंचा था, मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ अनबैलेंस था। अगर इसे हम नंबर्स में देखें तो जन्म दर 48 प्रति हज़ार था और वहीं जो मृत्यु दर था वो 40 प्रति हज़ार था। तो कहीं ना कहीं बहुत अनबैलेंस था कि जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उससे कम लोग मर रहे हैं या वो मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस को शो कर रही है। तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जो थी वो देश में एक ऐसी अवस्था को इंगित कर रही थी जहां लोगों को गरीबी को झेलना पड़ रहा था। मीन्स ये गरीबी की अवस्था को इंगित कर रही थी। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो, जन्म दर और मृत्यु दर। नेक्स्ट वाले समझते हैं शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है? 1000। जो 1000 जन्मे बच्चों में से जो 1 साल से कम बच्चे हैं उन बच्चों की मृत्यु को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब जिस तरीके से जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ऊंचा था, उसी तरह शिशु मृत्यु दर भी बहुत ऊंचा था। ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस को शो करता था। अगर हम काउंटिंग की बात करें, नंबर्स में देखें तो ये 218 प्रति हज़ार थी। और जबकि अगर हम इसकी तुलना वर्तमान समय से करें, आज के समय में करें, तो ये घट करके 30 प्रति हज़ार हो गई है। घट करके 30 प्रति हज़ार हो गई है। और ये ब्रिटिश शासन के समय 218 प्रति हज़ार थी। तो शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी अनबैलेंसिंग थी, जिसके कारण जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो गतिहीनता और पिछड़ेपन की निशानी थी। सो ब्रिटिश शासन में जो शिशु मृत्यु दर थी वो इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी, लोगों के स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, हॉस्पिटल काफ़ी कम थे, लोग बीमारियों के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं थे, लोग जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। आगे बढ़ते हैं जीवन प्रत्याशा। अगर हम ब्रिटिश शासन की बात करें तो उसके अंदर जो जीवन प्रत्याशा थी वो केवल 44 वर्ष होती थी। क्यों होती थी? वही कि लोगों में जागरूकता की कमी थी, लोग स्वास्थ्य को लेकर के सीरियस नहीं थे, लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं था, देश एक गरीब देश माना जाता था, यहाँ पे बहुत निर्धनता थी। और वहीं हम आज में कंपेयर करें तो वो बढ़ करके 69 वर्ष हो गई है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये बढ़कर के ज़्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि अब लोगों में जागरूकता बढ़ा है, लोग अपनी हेल्थ को लेकर के सीरियस हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ हॉस्पिटल भी काफ़ी सारे खुले हैं, लोग यहाँ पर एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। सो हम इसका लास्ट पॉइंट समझते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होती है? पढ़े लिखे लोगों की संख्या या कितने लोग पढ़े लिखे हैं देश में। तो साक्षरता दर जो थी
ये वे दर है जो लोग पढ़े लिखे मीन्स की जो एजुकेटेड है वो अगर हम टोटल देखें तो वो 16% थी। सो ये भी एक सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी थी। ये क्यों थी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी? इसलिए थी क्योंकि ये 16% कुल बहुत कम था। ये स्त्री और पुरुष का टोटल है, तो इसलिए ये काफ़ी कम माना जाता है कि स्त्री और पुरुष को मिला करके भी ये केवल 16% है। और अगर हम स्त्रियों की बात करें तो वो तो और भी ज़्यादा कम थी। स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी? वो केवल 7% थी। सो ये भी एक समाज में पाए जाने वाले लिंग भेद का सूचक है। मीन्स कि पहले के ज़माने में लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता था। वो ये समझते थे कि सिर्फ स्त्रियां जो हैं घर के काम तक ही सीमित है, वे घर की 4 दीवारियों तक ही सीमित हैं। सो इसलिए लोगों की जो मेंटेलिटी थी वो काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी। सो इसलिए भी जो स्त्रियों में साक्षरता दर थी वो बहुत कम थी। कितनी थी? केवल 7%। और जबकि जो पुरुषों का प्रतिशत था वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा था। सो आई होप आप लोगों को बच्चों ये टॉपिक नंबर 5 समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम टॉपिक 6 को समझेंगे, और ऐसे ही मैं आपके लिए आगे की वीडियो या आगे के चैप्टर्स पे टॉपिक वाइज ही बनाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से विद कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। जब तक के लिए गुड बाय।